हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था और उसके टाइप की हम बात कर रहे थे। तो स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म को मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लेके आई हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल इस वर्ड पे आपको फोकस करना है। ऑप्टिक्स जो वर्ड है ये लाइट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनरी लाइट की बात नहीं करेंगे, बल्कि लाइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है पोलराइजेशन। तो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट की यहाँ पे बात करेंगे। अब हम क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसकी स्टडी करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए एक स्पेशल बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो वो स्पेशल बिहेवियर क्या होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ टर्म्स को वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे पूरे नोट्स भी यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं, तो आप लोग भी इनकी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसलिए आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा और आपके सभी डाउट्स को मैं वन बाय वन क्या करूँगी, क्लियर करूँगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हम यहाँ पे पहला टर्म जो पढ़ेंगे वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? सो एनी कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट in either clockwise or anti-clockwise direction is said to be optically active। यानी कि ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या फिर हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या करे, रोटेट करे। क्लॉकवाइज मीन्स टूवर्ड्स राइट और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट। तो या तो उसको राइट को रोटेट करे या फिर उसको लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करे, रोटेट करे। तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। एक्टिव मीन्स वो प्लेन पोलराइज लाइट के लिए अपना एक स्पेशल बिहेवियर शो कर रहे हैं, यानी कि उनमें एबिलिटी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को या फिर उसके प्लेन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो घुमा सकें, रोटेट कर सकें। तो अगर उनमें ये रोटेशन की एबिलिटी है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर इन कंपाउंड्स में प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने की एबिलिटी नहीं है तो उन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट के लिए कोई भी रोटेशन शो ना करें, तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि वो कोई भी बिहेवियर शो नहीं कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। जबकि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, उनमें रोटेट करने की एबिलिटी है, तो दे आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो उनको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, और उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है किसकी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की। तो फर्स्ट टर्म समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट की। हम जिस लाइट के लिए स्पेशल बिहेवियर की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है। तो आप लोगों ने क्लास 12th में भी लाइट के पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, when the ordinary light is passes through the polarizing Nicol prism। जब हम किसी ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी मीन्स नॉर्मल लाइट, जो हम किसी बल्ब के सोर्स से ले सकें या फिर सन यहाँ पे ले लें, ऐसी लाइट जिसके वेक्टर सभी डायरेक्शन में क्या हो, अरेंज हो, तो इसके वेक्टर या फिर हम कहेंगे कि इसके वाइब्रेशन जो होंगे वो ऑल डायरेक्शंस में होंगे। तो जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को लाइट सोर्स से डायरेक्टली किसी पोलराइजर या फिर निकोल प्रिज्म, जो कि एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है जो CaCO3 का बना होता है, ये एक स्पेशल पोलराइजर है। अब पोलराइजर क्या होते हैं कि आपने सुना होगा कि कारों में जो शीशे लगे होते हैं, फ्रंट शीशे, उसमें भी पोलराइजर फिट होते हैं। कई सारे सनग्लासेस में भी पोलराइजर फिट होते हैं, कैमरे में पोलराइजर फिट होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि अगर कहीं से लाइट की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही है तो पोलराइजर का काम है कि लाइट की हाई इंटेंसिटी को कट ऑफ करना, उसकी इंटेंसिटी को कम करना। ये फिल्टर करता है एक तरीके से किसको, लाइट को। तो पोलराइजर
निकोल प्रिज्म भी एक तरीके का पोलराइजर ही है जो CaCO3 का बना होता है। तो जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को किसी पोलराइजर के थ्रू या फिर निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो इससे पास कराने के बाद जो ऑर्डिनरी लाइट के वेक्टर सभी डायरेक्शन में हैं, ये इन सबको कट ऑफ कर देता है, केवल एक ही प्लेन में लाइट को क्या करता है, पास करता है। तो इसमें से जो ऑल डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं या फिर वाइब्रेशंस हैं वो सब कट ऑफ हो जाएंगे, केवल एक ही प्लेन में यहाँ पे लाइट के वाइब्रेशंस क्या होंगे, रहेंगे। तो इसी को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम केमिस्ट्री में इसकी स्टडी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। तो आगे हम क्या कहेंगे कि जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी एक ऐसे सैंपल ट्यूब से पास करवाएं जिसमें हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फील्ड होंगे, तो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं या नहीं। तो अगर हम इस सैंपल ट्यूब के अंदर एक ऐसे कंपाउंड का सॉल्यूशन भर दें जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाएं, तो ये कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी होगी। तो ये किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वर की आई होगी, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं। एक, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसके अंदर फिल होगा सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो टूवर्ड्स राइट घुमाएगा या फिर टूवर्ड्स लेफ्ट घुमाएगा, यानी कि कहीं की ओर तो रोटेशन होगा। और जो ये रोटेशन होगा इसको हम अल्फा यानी कि एक स्पेसिफिक रोटेशन से डिनोट करते हैं, जिसको हम अल्फा कहते हैं। ये कितना एंगल घुमाएगा ये स्पेसिफिक रोटेशन कहलाएगा। एंड नेक्स्ट टाइप जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एज सच हमें प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे ही मिलेगी, क्योंकि अगर हम इसमें एक ऐसा सैंपल भर दें, सैंपल ट्यूब में ऐसा सॉल्यूशन भर दें जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को ना तो क्लॉकवाइज घुमा सकता है और ना ही एंटी क्लॉकवाइज। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट हमें सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी। ये यहाँ पे मैंने आई तो दिखाई है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट व्यूअर की आई नहीं होगी, बल्कि ये जो डिटेक्शन होगा कि रोटेशन हो रहा है या नहीं या फिर कितने एंगल पे हो रहा है, तो इसको स्पेसिफिक रोटेशन कहेंगे, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पोलैरीमीटर के थ्रू होता है जो इस रोटेशन एंगल को डिटेक्ट भी करता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, और कितने एंगल में रोटेट कर रहा है उसको भी पोलैरीमीटर क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये स्पेशल लैब में पोलैरीमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या हुई, when the ordinary light is passes through the polarizing Nicol prism, जब हम पोलराइजर या फिर पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म से किसी ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं, then the light waves in which the vibrations occur in a single plane is obtained। तो जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस थी वो सभी डायरेक्शन में ना मिलके एक प्लेन में हमें ऑब्टेन होती है, और बाकी की जो वाइब्रेशंस थी वो कट ऑफ कर देते हैं ये पोलराइजर। तो ये जो हमें एक सिंगल प्लेन में लाइट वाइब्रेशंस ऑब्टेन होंगी इसको कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसी के लिए हम बिहेवियर देखते हैं किसका, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और उसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं या नहीं है। तो जो रोटेट करेंगे इस लाइट को वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना कर पाए उनको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो ये तो थी बात ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज लाइट की। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसी से रिलेटेड है। अब आप प्लेन पोलराइज लाइट को माइंड में सेट कर लीजिए, अगर ये माइंड में रहेगा तो सभी टर्म्स आपको समझ आ जाएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये आइसोमेरिज्म का एक ऐसा टाइप है जिसमें मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होते हैं बट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, लेकिन
वो एक दूसरे की मिरर इमेज जो बनाएंगे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। अभी नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी आगे। मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो मिरर इमेजेस मीन्स कि जैसे शीशे में हम एक साइड खड़े होकर अपने आप को देख सकते हैं, ऐसे ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। होंगे स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम, बट उनका अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तभी तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो सुपर इम्पोजिबिलिटी को हम कैसे समझेंगे, जैसे ये मेरा एक हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, तो ये इसके मिरर इमेजेस है। अगर मैं बीच में एक मिरर फिट कर दूं तो मेरा ये अंगूठा इस तरफ दिखेगा, ये उंगली यहाँ दिखेगी, तो बिल्कुल ये हाथ ऐसे दिखेगा मिरर के इस पार। अब सुपर इम्पोजिबल तो ये तो हो गई मिरर इमेजेस। अब सुपर इम्पोजिबल मतलब अगर मैं इस हाथ को उठा के इसके ऊपर रखूं तो अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आ रहा है, तो मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर अब आप याद रखिए इसको आपको ऐसे नहीं रखना है, अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। आपको उठा के मॉलिक्यूल को ऐसे रखना है, तो देखो अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आ रहा है, तो मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल में इमेजेस हैं। तो मतलब तो मीन्स ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं। एंड हैव द एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे कि इनके पास एक एबिलिटी होगी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। किसको घुमाने की, प्लेन पोलराइज लाइट को, जो अभी मैंने आपको ऊपर शो किया। इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो काफी सिंपल सी बात है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, और इनमें एबिलिटी होती है प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाने की या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हमने ये तो कह दिया कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और तभी वो प्रोड्यूस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। लेकिन ये जो रोटेशन होंगे ये कितने टाइप के होंगे, तो रोटेशंस ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो जो ये रोटेशन पॉसिबल है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ये दो तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीन्स होता है टूवर्ड्स राइट, रोटेटरी मतलब घुमाने वाला। तो ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ की ओर घुमाए, राइट साइड को घुमाए, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेफिनेशन तो डिफाइन कर लेते हैं इसे। इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट और क्लॉकवाइज, अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को तो राइट साइड घुमाए या फिर हम उसी को कहेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहेंगे। इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड इज डिनोटेड बाय प्लस साइन और डी, स्मॉल डी। याद रखिए बहुत पूछा जाता है स्मॉल डी और कैपिटल डी में डिफरेंस मैं आपको बाद में शो करूंगी। अभी फिलहाल हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डिफाइन कर रहे हैं, एंड इसको डिनोट करते हैं या तो प्लस साइन से या फिर स्मॉल डी से। तो याद रखिए कैपिटल डी कभी भी इंडिकेट मत कीजिएगा, क्योंकि स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को इंडिकेट करता है और कैपिटल डी कन्फिग्रेशन को इंडिकेट करता है, रिलेटिव कन्फिग्रेशन को किसके, सुगर्स के या फिर हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के। तो यहाँ पे स्मॉल डी और प्लस साइन को आपको क्या करना है, डिनोट करने के लिए यूज करना है। नेक्स्ट टाइप है लीवो रोटेटरी। लीवो मीन्स लेफ्ट, रोटेटरी मतलब घुमाने वाला। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, उनको कहेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड। इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे कंपाउंड जो रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उनको कहेंगे लीवो रोटेटरी एंड इज डिनोटेड बाय निगेटिव और स्मॉल एल। यहाँ स्मॉल डी है डेक्स्ट्रो के लिए, तो लीवो के लिए क्या आएगा, स्मॉल एल। तो कैपिटल डी और एल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अलग टर्म है रिलेटिव कन्फिग्रेशन को डिनोट करने का, जबकि ये रोटेशन को इंडिकेट कर रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट के। तो लीवो निगेटिव और एल से इंडिकेट करेंगे स्मॉल, और डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव प्लस साइन और स्मॉल डी से। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन के बारे में।
प्लेन पोलराइज लाइट क्या थी, जिसके वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में होते हैं, एक सिंगल प्लेन में होते हैं, उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब टू टाइप्स के हमारे पास कंपाउंड हैं। एक ऐसे कंपाउंड जिनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह रहे हैं, यानी कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड को रोटेट करेंगे तो इनको डेक्स्ट्रो कहेंगे। और एक ऐसे कंपाउंड जो उनको अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उनकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो उनको लीवो रोटेटरी कहेंगे। अब दोनों में ये जितना एंगल इसको रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, ये कंपाउंड इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसको स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, द चेंज इन द एंगल ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल में जितना चेंज हो रहा है, यानी कि कंपाउंड इसको जितने एंगल पे रोटेट कर रहा है, उसको ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। एंड इट इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर। और इसको किससे डिटेक्ट किया जाता है, रोटेशन को या रोटेशन एंगल को, ये पोलैरीमीटर से डिटेक्ट और मेजर किया जाता है, जो कि लैब में रखा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यही डिटेक्ट करेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ ली, अब हम पढ़ेंगे इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन से कंपाउंड, क्राइटेरिया मीन्स शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या हैं, द अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कायरलिटी। तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसका कायरल होना बहुत जरूरी है। और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, एक तो वो कायरल होना चाहिए, सेकेंड वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर एक कंपाउंड को दूसरे के ऊपर क्या करें, ओवरलैप करें, तो वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, तो उसको कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, यानी कि उनके जो एटम्स या फिर एटम्स के ग्रुप्स हैं वो कभी भी ओवरलैप नहीं करने चाहिए परफेक्टली, तो उसको कहेंगे सुपर इम्पोजिबिलिटी। अगर वो नहीं मैच कर रहे हैं तो उनको नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी कहेंगे। ऑफ द कंपाउंड ऑन इट्स मिरर इमेज, वो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए और कायरल होने चाहिए। दिस इज बोथ अ नेसेसरी एंड अ सफिशियंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये दो नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है कि एक तो कंपाउंड कायरल होना चाहिए और दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए अपने मिरर इमेज के ऊपर। यानी कि मिरर इमेज तो बनेंगी, जैसे मैंने हाथ का एग्जांपल दिया, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया या शर्तें हैं किसके लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। तो वही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जो कायरल और नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज कायरल। अब मैंने यहाँ पे कायरल टर्म यूज किया है, कायरलिटी। तो कायरलिटी एक प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कि कायरल क्या होता है और असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। तो कायरल को ही असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। तो असिमेट्रिक से आपको समझ आ गया होगा कि जिनमें सिमेट्री ना हो। डिफाइन कर लेते हैं, एनी कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर टर्म्ड एज कायरल और असिमेट्रिक कार्बन एटम। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसा कार्बन एटम जो सेंटर में हो और जो चारों ओर से अपने 4 वैलेंसीज को डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई करे, यानी कि उसमें 2 एटम या ग्रुप सेम नहीं हो सकते, चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं तो उसको कहते हैं कायरल कार्बन। तो या फिर असिमेट्रिक कार्बन, इसको एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। तो जो भी कायरल कार्बन होगा उस पर हम स्टार लगाएंगे या एस्ट्रिक से इसको डिनोट करेंगे। जैसे कि ये कार्बन है, इस पे एक A B C D चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं या एटम अटैच्ड हैं, तो इस सेंट्रल कार्बन को क्या कहेंगे, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। इसका एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये सेंट्रल कार्बन है, इसमें एक तरफ मिथाइल, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ Br और एक तरफ क्या है H। 4 टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, तो 4 ही बॉन्ड ये बनाएगा। तो चारों अलग अलग हैं, तो इसलिए इसको असिमेट्रिक या कायरल कहेंगे। इस पे भी स्टार लगा देंगे, तो जहां भी आपको एस्ट्रिक लगा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो कायरल या फिर क्या है, असिमेट्रिक है। ऐसे ये है इसका अदर एग्जाम्पल, ये भी चारों अलग अलग ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। तो चारों डिफरेंट
एटम्स और ग्रुप अटैच्ड हैं तो ये भी कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो ये सब कायरल कार्बन एटम के एग्जाम्पल हैं। नॉन कायरल या अकायरल क्या होगा, जिसमें दो ग्रुप सेम हो जाए। ये कार्बन की 4 वैलेंसी में से ये दो तो डिफरेंट हैं, बट ये दो क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो ग्रुप्स क्या हो गए, मिथाइल ग्रुप सेम है, तो ये कायरल नहीं है बल्कि नॉन कायरल या अकायरल है। ऐसे ही इसमें 4 वैलेंसी में से दो तो डिफरेंट हैं, बट दो एक ही से बॉन्डेड हैं, तो ये भी अकायरल या नॉन कायरल माना जाएगा। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। अब एक टर्म और आता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, ये तो कायरल कार्बन एटम थे। कायरल सेंटर क्या होते हैं कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो सकते हैं। तो ये तो मोनोसेंट्रिक है, इनमें तो एक ही कायरल सेंटर है। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी मिलेंगे जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे। तो कायरल सेंटर किसी मॉलिक्यूल में मोर देन वन हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कायरल कार्बन। एक कायरल कार्बन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो कायरल मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 डिफरेंट एटम्स बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो भी कायरल कार्बन एटम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्डेड नहीं हो सकता। तो सिंगल बॉन्ड में ऑलवेज कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सेकेंड, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑल्दो एवरीथिंग हैज अ मिरर इमेज, और इसकी हमेशा एक क्या बनेगी, मिरर इमेज। अब ऑप्टिकल जो आइसोमर्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो इनेंशियोमर्स होते हैं, दूसरा डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। अब इनेंशियोमर क्या होते हैं, द पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर इनेंशियोमर्स। एक ऐसा पेयर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, अब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि वो दो टाइप के होते हैं। पहला इनेंशियोमर, इनेंशियोमर ऐसा पेयर है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो एक दूसरे की क्या होती हैं, मिरर इमेजेस होती हैं, और एक दूसरे से क्या होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। कैसे, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड। ध्यान दीजिए, मैंने ये डी और एल जो लिया है, स्मॉल लिया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं, और ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाएंगी, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगी। तो ये पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, यानी कि एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, क्या, इनेंशियोमर। काफी पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों कंपाउंड, कैसे, तो मैंने अभी बताया था ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल होना जरूरी है। तो इस कार्बन को देखिए, तो इसमें एक COH, एक H, एक OH और एक CH3 ग्रुप लगा है, तो चारों डिफरेंट एटम हैं और ग्रुप हैं, तो ये कायरल है। इसमें भी ये इसकी मिरर इमेज है। अगर मैं बीच में मिरर रख दूं, शीशा रख दूं, तो ये ग्रुप मुझे यहाँ शो होगा, और ये हाइड्रोजन इस तरफ, OH इस तरफ और CH3 इस तरफ। तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। तो इसके भी चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट हैं, ये भी कायरल होगा। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, क्योंकि जो जो यहाँ वेज लाइन में है वो यहाँ भी वेज लाइन में है, जो यहाँ डैश लाइन में है ये भी डैश लाइन में है, और जो प्लेन में है वो यहाँ भी प्लेन में है। तो इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि दोनों लैक्टिक एसिड है। लेकिन डी और एल, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये डी ही होगा या एल ही होगा, क्योंकि ये पोलैरिमीटर से चेक करेंगे कि कौन सा कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में शो कर रहा है या रोटेट कर रहा है, और कौन सा उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो सपोज मैंने इसको डी लैक्टिक एसिड लिखा है, दैट मीन्स ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। और यहाँ एल लिखा है तो ये लीवो रोटेटरी होगा। ऑब्वियसली अगर एक डी है तो ये एल होगा, ये डी है तो ये एल होगा। अगर ये एल फॉर्म है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये इसको रोटेट करेंगे, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर फिट कर दूं, तो ये COS तो इसके ऊपर ओवरलैप होगा, लेकिन ये H के नीचे क्या आ जाएगा, CH3, और CH3 के नीचे क्या आ जाएगा, H, और OH के नीचे क्या आएगा, OH। तो ये दो ग्रुप तो ओवरलैप होंगे, लेकिन H CH3 के ऊपर और CH3 H के ऊपर चला जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरीके से एक कंपाउंड को दूसरे के ऊपर रखना है। तो अगर ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों अंगूठे मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं।
अगर ये अंगूठे के ऊपर अंगूठा इस तरीके से आता तो ये सुपर इम्पोजिबल होती, बट हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इस तरीके से रखना है। तो यहाँ भी हम इस कंपाउंड को उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे तो HCH3 के ऊपर और CH3 की यहाँ H के ऊपर आएगा, और जबकि ये दो ग्रुप हमारे क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो अब ये एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि एक केमिकल कंपाउंड के या एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो आइसोमर हैं। एक ये भी है तो ये भी लैक्टिक एसिड और ये भी लैक्टिक एसिड, बट एक डेक्स्ट्रो है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाएगा, और एक लीवोरोटेटरी है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएगा। तो दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे और ऑप्टिकली एक्टिव हैं क्योंकि इनमें प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी है। तो ऐसे पेयर को जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो होती हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल फॉर्म्स होती हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, तो उनको कहते हैं इनेंशियोमर्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी etc। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जैसे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे, मेल्टिंग पॉइंट सेम होंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी सेम होगी etc। तो जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। नेक्स्ट है दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये दोनों ही प्लेन पोलराइज लाइट को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, दो इन इक्वल अमाउंट, लेकिन इक्वली करेंगे। जितना एंगल ये डेक्स्ट्रो इसको राइट हैंड साइड घुमाएगा उतनी ही एंगल में ये लीवो रोटेटरी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाएगा। लेकिन घुमाने का जो एंगल होगा, जो रोटेशन का जो एंगल होगा वो इक्वल रहेगा। जितना डिग्री डी फॉर्म रोटेट करेगा उतने ही डिग्री में लीवो भी उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इनकी जो रोटेशन होगी तो वो अपोजिट और इक्वल अमाउंट में होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, थर्ड। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स आर द सेम टूवर्ड्स अकायरल रिएजेंट, सॉल्वेंट्स, कैटलिस्ट एंड कंडीशंस। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनेंशियोमर्स की वो भी सेम होती हैं, चाहे वो किसी रिएजेंट के लिए हों, अकायरल या फिर सॉल्वेंट्स के लिए हों, या कैटलिस्ट के लिए हों, या कंडीशंस के लिए हों। तो इनकी केमिकल और फिजिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर रहती हैं। अब सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइप था इनेंशियोमर, सेकेंड है डायस्टीरियोमर्स। कभी कभी एग्जाम में इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। अब डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट कर देंगे इनेंशियोमर्स का। द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। भाई इनेंशियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव थे और डायस्टीरियोमर्स भी क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बट नॉट मिरर इमेजेस। वो मिरर इमेजेस थी एक दूसरे के, लेकिन ये मिरर इमेजेस नहीं होंगी। आपको फोकस करना है नॉट पे। नॉट मिरर इमेजेस विद द सेम सेट ऑफ ग्रुप्स अराउंड आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। तो काफी सिंपल डेफिनेशन। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, बट एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, तो उनको कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। जबकि इनेंशियोमर्स क्या थे कि वो मिरर इमेजेस बनाती हैं और ये मिरर इमेजेस नहीं बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिया है डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। तो ये मैंने इनके केमिकल फॉर्मूले लिखे। अब यहाँ मैंने कैपिटल डी लिखा है तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये डेक्स्ट्रो लीवो नहीं है। ये डी जो है इनका कन्फिग्रेशन होता है, जो ये लास्ट कार्बन है इससे अटैच्ड ये कायरल कार्बन होता है। इसमें भी चारों एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH, और यहाँ भी OH, H, C और CH2OH। तो कायरल कार्बन से अटैच्ड जो ये OH होता है, अगर ये OH राइट हैंड साइड है तो इसको कैपिटल D कहते हैं। ये डेक्स्ट्रो नहीं है बल्कि कन्फिग्रेशन है इस ग्लूकोज का। इसमें हम कायरल कार्बन जो लास्ट कार्बन होगा उससे अटैच्ड OH की पोजीशन देखेंगे। अगर ये OH राइट हैंड साइड लगा है तो कैपिटल D इंडिकेट करेंगे। अगर ये OH लेफ्ट साइड होगा तो इसको कैपिटल L से डिनोट करेंगे। तो इसमें भी OH राइट साइड है और गैलेक्टोज में भी OH कायरल कार्बन पे राइट साइड है। तो इन दोनों को हमने काहे से डिनोट किया है, कैपिटल D से। तो ये डी डेक्स्ट्रॉल लीवो को इंडिकेट नहीं कर रहा है। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसमें केवल एक ही चेंज है, 1
2 3 फोर्थ कार्बन में कि इसका OH राइट साइड है और इसका OH फोर्थ कार्बन पे लेफ्ट है, और यहाँ H, बाकी H सच सेम है। तो एक कार्बन पे फोर्थ कार्बन पे चेंज की वजह से ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में केवल फोर्थ कार्बन पे OH की पोजीशन का चेंज रहता है, इसमें OH राइट साइड होता है और H लेफ्ट में होता है, जबकि गैलेक्टोज में OH लेफ्ट और H राइट होता है। तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, जबकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। चेक कीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं तो ये तो एज सच ऐसे दिखेगा, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, इसका OH राइट है, तो यहाँ OH इस तरफ आना चाहिए था जबकि राइट में है। इधर H है तो यहाँ H आना चाहिए था मिरर के इस पार, लेकिन यहाँ OH है, और यहाँ OH, ये OH सही है लेकिन ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। तो अगर बीच में मिरर रखें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये डायस्टीरियोमर्स का पेयर कहलाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का ऐसा पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते हैं उनको कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। अब लेते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है एग्जामिनेशन में, जो है रेसमिक मिक्सचर। अभी ऊपर डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी की बात की थी, स्मॉल डी और स्मॉल एल की, तो अब हम रेसमिक मिक्सचर को पढ़ रहे हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। अगर मैं इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म्स को ले लूँ, उनके मिक्सचर को कहेंगे रेसमिक मिक्सचर। सो वी कैन से दैट एन इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनेंशियोमर्स, यानी कि डेक्स्ट्रो और लीवो क्या है, इनेंशियोमर्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं और मिरर इमेजेस होती हैं। तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनेंशियोमर और D एंड L फॉर्म्स इज कॉल्ड अ रेसमिक मिक्सचर। अगर मैं इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स को ले लूँ एक मिक्सचर की फॉर्म में, तो उसी को कहेंगे रेसमिक मिक्सचर। इट इज़ 50:50 मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स। ये कितने रेशियो में लिया जाता है, 50:50, यानी कि 50% हम लेंगे D फॉर्म और 50% लेंगे हम L फॉर्म। अ रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई कितनी मज़ेदार बात है कि हम ले तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म रहे हैं, लेकिन हमें जो मिक्सचर ऑब्टेन हो रहा है रेसमिक मिक्सचर, वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हुआ, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिक्सचर लेने पे हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर ऑब्टेन होता है, जिसको हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड रेसमेट्स और रेसमिक मॉडिफिकेशंस और रेसमिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम अलग अलग नेम से इंडिकेट करते हैं, या तो रेसमेट्स कह देते हैं, या रेसमिक मॉडिफिकेशंस कहते हैं, या फिर हम रेसमिक मिक्सचर कह देते हैं। और इसको डेजिग्नेट किया जाता है प्लस माइनस दोनों साइन से, क्योंकि हमने 50% डी फॉर्म ली है जिसको हम प्लस से इंडिकेट करते थे, और 50% एल फॉर्म लिया है तो माइनस से जिसको इंडिकेट करते थे। तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो प्लस माइनस करके लिखेंगे, तो ये इसका नोटेशन है प्लस माइनस। तो ये रेसमिक मिक्सचर को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल है 50% डी टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका डेक्स्ट्रो फॉर्म डी फॉर्म कहलाएगा, और 50% हम लीवो रोटेटरी यानी कि एल फॉर्म लेंगे, ये भी टार्टरिक एसिड का ही लेंगे क्योंकि दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए तभी तो आइसोमर है। लेकिन एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड घुमाएगा तो डी फॉर्म, एक लेफ्ट घुमाएगा तो एल फॉर्म। तो इक्वल अमाउंट में जब हम दोनों इनेंशियोमर्स को मिक्स करते हैं तो हमें रेसमिक मिक्सचर ऑब्टेन होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब इनएक्टिव कैसे, ये समझा देती हूँ। ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है और ये भी टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है। तो इसमें 2 COH ग्रुप हैं, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों सेम है। इसमें डिफरेंस है केवल OH और H की पोजीशन का। इसमें OH H जो राइट साइड है वो यहाँ लेफ्ट में है, और जो यहाँ लेफ्ट में है वो यहाँ राइट में है। तो ये अगर हम, तो ये L, तो ये मैंने L कैपिटल जो लिया है कन्फिग्रेशन के लिए लिया है। इसमें भी हम क्या करते हैं, कायरल कार्बन पे OH की डायरेक्शन देखते हैं कि अगर OH लेफ्ट साइड है तो कैपिटल L से डिनोट करेंगे, और अगर ये OH राइट साइड होगा तो हम यहाँ पे कैपिटल D लिखेंगे। तो ये तो रिलेटिव कन्फिग्रेशन है।
कायरल कार्बन पे OH की पोजीशन देखनी है। अगर लेफ्ट है तो कैपिटल L और राइट है तो कैपिटल D। लेकिन स्मॉल d और स्मॉल l क्यों आया है? क्योंकि ये कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या घुमाएगा? राइट साइड। और अगर ये L है, लीवो रोटेटरी है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ की ओर घुमाएगा? लेफ्ट साइड। तो दोनों ही प्लेन पोलराइज लाइट को एक दूसरे के अपोजिट रोटेट कर रहे हैं। तो एक डी फॉर्म हो गई जिसको हम प्लस से भी इंडिकेट करते हैं डेक्स्ट्रो को, और एक लीवो रोटेटरी हो गया जिसको माइनस से भी इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए हम इसको L टार्टरिक एसिड कहेंगे या माइनस टार्टरिक एसिड, क्योंकि लेफ्ट घुमा रहा है, जबकि इसको D या प्लस टार्टरिक एसिड कहेंगे। अब इन दोनों का अगर हम मिक्सचर लेते हैं तो ये इस ओर घुमाएगा, ये इस ओर घुमाएगा, तो ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा पाएंगे, उसकी रोटेशन ही कैंसिल होगी। तो हमें जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा। उसमें प्लस माइनस यानी कि D और L फॉर्म 50-50% होंगी, और कोई भी रोटेशन ये मिक्सचर शो नहीं करेगा क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि ये दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। तो रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे। बिकॉज द टू इनएंशियोमर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि दोनों की बराबर इक्वल रोटेशन है और अपोजिट डायरेक्शन में है। एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अ रेसमिक मिक्सचर हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 0। लेकिन जो इन दोनों को 50-50% मिलाने से जो मिक्सचर मिलेगा रेसमिक मिक्सचर, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ये एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब लास्ट है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? A meso compound is a compound that contains two or more chiral center। ऐसे कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज्यादा chiral center होते हैं, बट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि chiral जिनमें कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन कायरल सेंटर वर्ड आई है। तो कायरल सेंटर मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि मीजो कंपाउंड होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं बट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों? उसका रीजन है इट हैज एन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। और कायरल मीन्स असिमेट्रिक, यानी कि मॉलिक्यूल नॉन सिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तब वो जाके ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन यहाँ कायरल सेंटर तो हैं, एक से ज्यादा हैं, लेकिन उनमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। कैसे? अभी एग्जाम्पल में बताती हूँ। एंड कैन बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, और अपने मिरर इमेजेस पे ये सुपर इम्पोज भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? इफ वन इमेज वॉज रोटेटेड 180 डिग्री देन इट कुड बी सुपर इम्पोज ऑन द अदर इमेज। अगर मैं एक इमेज को 180 डिग्री रोटेट करूँ तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर टोटली या कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग की वजह से वो सुपर इम्पोज कर जाएंगे, और अगर सुपर इम्पोजेबल होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दो कार्बन है इस मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे देखें तो ये भी कायरल है, क्योंकि इस पे एक CH3 है, एक Cl है, एक H है और चौथा कार्बन है। यहाँ भी देखें तो एक CH3, एक H, एक Cl और एक कार्बन, तो दोनों ही कायरल हैं। तो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो गए, लेकिन फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। कैसे? जब हम इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री, तो रोटेशन करने पे ये CH3 यहाँ जाएगा इसकी CH3 की तरफ, और Cl यहाँ चला जाएगा, H ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएगा। और रोटेशन के बाद अगर हम एक इमेजनरी प्लेन को यहाँ पे लें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हैं। CH3 मिरर में ऐसा दिखेगा, H ऐसे दिखेंगे और Cl ऐसे। तो इस मॉलिक्यूल में रोटेशन के बाद क्या आ गई? सिमेट्री आ गई, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया। तो जब हम इसको एक इमेजनरी प्लेन से
डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे और इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी? ऐसे कंपाउंड जिनमें दो और दो से ज़्यादा कायरल सेंटर तो होते हैं बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है और साथ ही साथ ये एक दूसरे के ऊपर रोटेशन के बाद 180 डिग्री सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो इसलिए ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। तो मेन रीज़न है प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना। तो एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का। ये भी एक क्या है? मीजो कंपाउंड है। अब यहाँ पे 2 3 यानी कि 1 2 3 4 अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 2 और 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है। तो 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन ये होगा। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ तो ये इसकी मिरर इमेज बनाएगा, लेकिन यहाँ पे भी दो कायरल सेंटर हैं। इस तरीके से चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हैं तो दो कायरल सेंटर हैं। अभी ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और अगर मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप करूं तो ये मैच नहीं करेंगे। बी आर के नीचे एच आएगा, यहाँ एच बी आर के ऊपर आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो एक किसी भी एक फॉर्म को 180 डिग्री रोटेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ इसको रोटेट किया है फिर उसके बाद इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया है, तो सेम एटम के ऊपर यहाँ सेम एटम ओवरलैप कर जाएंगे। इस तरीके से ये सुपर इम्पोजेबल फॉर्म हो जाएगी। तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे 180 डिग्री रोटेशन के बाद इनमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो इन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं मीजो कंपाउंड्स। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।